अच्छा, पास्ट पेपर्स आप लोगों ने अभी नहीं देखे, सिलेबस देखा है? सिलेबस देखा है? सिलेबस में कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने हिस्सों में तकसीम है आपका इस्लामियात का सिलेबस? 7 8 ऐसे ही कुछ है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम है। इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत डीप है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी इबादत के तरफ अगर हम जाएं तो उसके अंदर नमाज, रोज़ा और हज, इस पर बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा इन्हीं सब चीज़ों के, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, इनके इंसानी ज़िंदगी पर कौन से असरात पड़ते हैं, आपके वो सवाल आते हैं, ठीक है। दिखाएं मुझे, मैं बताऊं। जो आपका पहला मॉड्यूल है उसके अंदर आपके पॉइंट्स हैं तसव्वुर इस्लाम, इंसानी ज़िंदगी में दीन की अहमियत, दीन और मजहब में फ़र्क, इस्लाम के नुमाया खुसूसियात, अकीदा तौहीद के इनफरादी और ये ना उन्होंने दूसरी हेडिंग्स बनाई हुई हैं, इन्होंने जो आपके सिलेबस में है ना वो बस ये है। दीन और मजहब में फ़र्क, इस्लाम के नुमाया पहलू, इस्लामी अकायद के इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर असरात, इस्लामी इबादत के रूहानी, अखलाकी, समाजी असरात। सही। देखें, और एक और बात याद रखें, इस्लामियात में हर जगह, अभी आप जब पास पेपर्स को उठाकर देखेंगे ना, आपके हर सवाल में एग्जामिनर आपको सोसाइटी से रिलेट कर रहा है। आपका हर सवाल इस पैटर्न पे तैयार होना चाहिए जिसके अंदर आपने कुछ हिस्ट्री से बात की हो, आपने एक इंडिविजुअल लाइफ से बात की हो और आपने एक कलेक्टिव लाइफ से बात की हो। आपकी पूरी इस्लामियात इन 3 चीज़ों के गिर्द घूमेगी। सही। अच्छा, तसव्वुर इस्लाम, सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम। इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? सवाल। बिलीफ सिस्टम है। और हाँ, लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल तो वो भी था जो इस्लाम से पहले था। इस्लाम में दाखिल होने की शर्त क्या क्या है? तौहीद है और हाँ, रिसालत और तौहीद में आ गई ये चीज़ें, और मज़ीद? ठीक है, ठीक है जी, रिसालत हो गई। मज़ीद? ठीक है जी। और सही। चलिए फिर ये वाले जो पॉइंटर्स हैं इनको हम डीप में जाकर पढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझें, इस्लाम से पहले क्या था? इस्लाम से पहले कौन सा मजहब था, ये बताएं। सबसे आखिरी मजहब जमीन पर कौन सा गुजरा, ये था सवाल, ठीक है। कि इस्लाम से पहले ईसाइयत थी, यानी ईसाई मजहब था जिसको फॉलो किया जा रहा था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन दिया गया, इस्लाम दिया गया, शरीयत दी गई। ये तमाम चीज़ें एक चीज़ का नाम है, वो इस्लाम है, ठीक है। जब आप अलैहिस्सलाम को ये दी गई तो इसका क्या मकसद था लाने का? इस्लाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा, तो क्या मकसद था इस्लाम को ज़मीन पर लाने का? सही है। वो तो हर मजहब का एंड यही हुआ कि वो अपनी असली हालत को खो दी। जब उसने अपनी असली हालत खोई तो अल्लाह ताला ने सही हालत उतारी। उसके अलावा जी, ऐसे ही था कि अल्लाह ताला, देखिए इनकम्प्लीट तो नहीं कहेंगे, अल्लाह ताला ने हर मजहब को उसके वक्त की ज़रूरत के मुताबिक ज़मीन पर उतारा था। वक्त की जो ज़रूरत थी, उस ज़माने की जो ज़रूरत थी, उस ज़माने के लोगों की जो ज़रूरत थी, उनकी ज़रूरत के मुताबिक मज़हब ज़मीन पर उतारा गया। उस मज़हब में
उनकी ज़रूरत के मुताबिक अहकामात नाजिल किए गए, उन अहकामात को फॉलो किया गया और शरीयत चलती और उनका जो मजहब था वो चलता चला गया। लेकिन इस्लाम को लाने का मकसद ये था क्योंकि वो उनकी वक्त की ज़रूरत थी, और यहाँ पर अब अल्लाह ताला अपन जो आसमान से नबी के आने के सिलसिले थे, वही के आने के सिलसिले थे, वो यहाँ पे ख़त्म होने वाले थे। सही, मुकम्मल दुनिया की कहानी अब बंद होने वाली थी। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस्लाम को भेजा। इस्लाम को भेजने का मकसद ये था कि उसके अंदर हर एक चीज़ को बताया गया, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम हो या उनके बाद के नबी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी शरीयत दी गई थी? कौन सी शरीयत दी गई थी? जी, इन्होंने इस्लाम में दाखिल होने की क्या तारीफ बताई है? ये सवाल आप लोगों से। मैंने सिर्फ इतना सा लिखा है कि इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम में दाखिल होने की कौन सी शराइत बताई हैं? इस्लाम में दाखिल होने के लिए एक मुसलमान के लिए कौन सी शराइत है? तौहीद, वो सॉरी कलमा यानी ज़बान से इकरार, और दिल से इकरार। फाइनली आप पहुंच गई खैरियत से। सही। अच्छा, जो आप लोग अभी नए हैं उनको भी ये बात मैं बता दूं, जो पुराने थे उनको भी ये बात बता दी थी कि इस्लामियात के लिए कोशिश करें एक अलग रजिस्टर रखें। जो चीज़ें यहाँ नोट करवाऊँ, कोई भी एक क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगी, यहाँ पर आपकी कोई एक टॉपिक को कवर करवाऊंगी, उसकी हेडिंग्स यहाँ पर लिखवाऊंगी, वो हेडिंग्स वो नहीं होंगी जो आपको किसी और बुक्स में मिलेंगी। ये याद रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि वो हेडिंग्स मैं किसी और बुक से कॉपी करके लाई हूँ और मैं बाद में आपको उस बुक का रेफरेंस और उसके पेज नंबर बता दूंगी, तो ये मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि 3-4 बुक्स का मुताला करने के बाद जाकर एक सवाल तैयार किया जाता है, सवाल का जवाब। तो इस वजह से आप लोगों से भी ये गुजारिश होगी जो नए आए हैं कि वो इस्लामियात के लिए स्पेशली एक अलग कॉपी रख लें, चाहे वो छोटी सी हो, जैसी भी हो। जिस दिन इस्लामियात की क्लास हो उस दिन आप उसको लेकर आएँ। जो चीज़ें कोट करवाऊँ, जो चीज़ें लिखवाऊँ, कोशिश करें उसको लिखें। अगर पूरा लेक्चर नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट आप जो हेडिंग्स में यहाँ बताऊँ आप वो तो लिख सकते हैं अपने पास, उनको लाजमी कोट करें। क्लियर है सबको? जी, एक बात रह गई जो मुझे याद आ रही थी वो ये थी कि इस्लामियात के पेपर में अगर आप कोई शेर, अशार, ऐसे अशार जो आपके सवाल से रिलेट करते हैं, वो आप कोट करना चाहें तो आप उनको कोट करके अपने जवाब को शुरू कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका होता है। देखें, आप कोई भी रिसर्च आर्टिकल को अगर उठा कर देखें और अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिला हो या आपने खुद लिखे हो, जो तहकीकी आर्टिकल्स होते हैं या किसी भी मौजू पे होते हैं, वो स्टार्ट ही किसी ना किसी शेर से हो रहे होते हैं, किसी ना किसी कोटेशन से हो रहे होते हैं, तो वो एक अच्छा असर डालते हैं। वो एक कोटेशन आपके पूरे सवाल पे डिपेंड कर रही होती है, पूरा सवाल आपका बता रही होती है। एक तरीके से वो आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है। इंग्लिश ऐसे के पेपर में एक थीसिस स्टेटमेंट तैयार करते हैं जो ये बताता है कि आपका क्या मुद्दा है, आप इस चीज़ को कैसे लेकर जाना चाहती हैं, कैसे बताना चाहती हैं। तो वो कोटेशन, वो हदीस, वो आयत या कोई शेर इस बात पे दलील देगा कि आगे क्या बताया जाने वाला है। एक बात। दूसरी एक बात जी, इंग्लिश के पेपर में भी आप उर्दू के शेर लिख सकती हैं, लेकिन कुरान की आयत का तर्जुमा लिखने से मैंने आपको मना किया। देखिए, जो शेर हैं उर्दू के, तो उनकी इंग्लिश में आप कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? कोट कैसा?
आप जिस मर्जी चाहें उर्दू, वैसे उर्दू तो मुनासिब नहीं लगेगा, इंग्लिश ही ठीक लगेगा जी। एक बात और थी, देखें हमेशा से आप लोग सवाल जवाब मतलब अपने जवाब को एकेडमिक लेवल पे ऐसे ही लिखते आए यकीनन। रिलेट कर रहे हैं इसको? ये इंतहाई गलत तरीका है, आज से इस तरीके को छोड़ दें। अभी जो रिसेंट मैंने जितने पेपर चेक किए हैं आप लोगों के या और के, सब ने यही गलती की थी। ये तरीका आपके इस वाले लेवल में नहीं चलता कि एक तो पहली बात सवाल लिखना अलाउ नहीं होता कि आप सवाल लिखें, आपने जस्ट सवाल नंबर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद आप अगर ऐसे लिखेंगे जवाब, जैसे पुराने पुराने कह रही हूँ बच्चे लिखते हैं ऐसे करके, और अब आप ये तरीका नहीं होता, सही है। आपने सवाल नंबर लिख दिया, सवाल नंबर 6 है या जैसे भी लिखें, उसके बाद आपने आप यहाँ पर अपनी आउटलाइंस देनी शुरू कर देनी है। उसके बाद आप आएंगे तारुफ पे या फिर इंट्रोडक्शन। नहीं नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा यार है। अब यहाँ वालों को नहीं आ रहा, कैसे दिखाऊं? देखिए मैंने कहा एक तरीका ये होता है, सवाल लिखा और यूं लिखा जवाब उसके नीचे, और यहां से आपने अपने जवाब शुरू कर दिया। अब नजर आ रहे? ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखते आए हैं अब तक, तो ऐसा अब नहीं करना। आपने सवाल भी नहीं उतारना, आपने जस्ट लिखना है सवाल नंबर जो भी है, उसके बाद आपने हेडिंग्स देनी है अपनी आउटलाइन, उसके बाद आपने डायरेक्ट हेडिंग डालनी है तारुफ या फिर इंट्रो। अब नजर आ रहा है? समझ आई बात सबको? कौन सी बात? मैंने आपको कहा आपने लिख दिया सवाल नंबर 2, उसके बाद आप ये गलती मत करें, ये बहुत चीप लगती है ये वाले लेवल पर आकर। आपने अपनी जो आउटलाइन बनाई थी ना रफ पेज पे, वो सारी लाके यहाँ पेस्ट करनी है। उसके बाद आपने डालना है तारुफ, क्योंकि हर जवाब के अंदर आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालनी होती है, ठीक है। तो अब आप उर्दू में तारुफ, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गई? जी 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 जी, कोई भी हो जरूर मेंशन करना है। और अगर कोई शेर ऐसा है जो आपको याद है कि ये किसने कहा है, आप नाम कोट कर दें, और अगर नहीं याद तो सिर्फ वो पोइटिक वर्ड्स लिख के छोड़ दें। क्या क्या शेर? मतलब पढ़ाऊंगी ये कह रही हैं? जी ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा। इंग्लिश में कैसे करेंगे? इंग्लिश में ऐसे करेंगे, जितना मैं लिखवा रही हूँ एटलीस्ट आप उतना तो लिख के जाएं। जो हेडिंग्स मैं बनाकर आपको दे रही हूँ, आप वो हेडिंग्स अपने पास बनाएं। फिर आप घर में जो आज का लेक्चर है उसको एटलीस्ट 5-10 मिनट तो दे ही सकते हैं ना, इतना तो दे ही सकते हैं। उस 5-10 मिनट में आप उसको अपने पास इंग्लिश में कोट करके रख लें, क्या मुश्किल है? सही। मेजोरिटी क्योंकि उर्दू की होती है तो ज़्यादा फोकस भी उसी पे रहता है ताकि सबको समझ में आता रहे। और लैंग्वेज तो ऐसी है जो समझ तो आ रही है ना। अब अगर इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया जाए तो पॉसिबल है किसी को ना समझ में आए और वो इस शर्मा हुजूरी में रह जाए कि मिस ने क्या कहा था, समझ तो आया नहीं, पूछने में भी शर्म आ रही है। सब जब इतने सारे लोग हो ना तो फिर सबको देख के चलना पड़ता है। मैंने ये तारीफ लिखवाई है, इसको अपने पास लिख लिया सबने? देखिए इस तारीफ का मतलब ये है कि ये शर्त लगाई गई है एक इंसान के लिए कि अगर वो इस्लाम में दाखिल होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़बान से इकरार करे। ज़बान से इकरार का मतलब कलमा। दिल से तस्दीक का मतलब अमल से इजहार का मतलब
जी, अरकान इस्लाम कह लें, क्योंकि अरकान इस्लाम में ही इबादत आता है। ये तीन ऐसी बुनियादी चीजें हैं कि इन तीन चीजों का, ये तीन चीजें अगर पाई जाएंगी तो इंसान कोई भी हो वो इस्लाम के दायरे कार में शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि रहने दें। अच्छा, ये बुक है, इसका रेफरेंस कोट कर लें, अल मुफरदात फी गराइबिल कुरान। इमाम रागिब इस्फहानी ने इस किताब के अंदर ये तारीफ बताई है। ये तारीफ और भी उलमाए कराम ने बताई है, लेकिन आप एक कोई कोट कर लें अपने पास। अल मुफरदात फी गराइबिल कुरान। लिख ली? लिख ली? ये जितने मैंने अभी पॉइंटर्स बताए हैं, आपने नोट किए या सिर्फ सुने? नोट किए है ना, क्योंकि ये सुनने वाली चीजें नहीं थी, नोट करने वाली थी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, शरीयत की जरूरत क्यों पड़ी? इसको लिखते जाएं। तकमील शरीयत नंबर 1, तकमील शरीयत नंबर 2, मजहबी इख्तिलाफात का फैसला, कुतुब साबिका की गलतियों की इस्लाह, नंबर 1 है तकमील शरीयत, नंबर 2 मजहबी इख्तिलाफात का फैसला, नंबर 3 कुतुब साबिका की गलतियों की इस्लाह, 4 है साबिका कुतुब की हक़ानियत, 5 है गुमशुदा तौहीद का क़याम, और 6 है तकमील इंसानियत।
बताती हूँ। नेक्स्ट क्लास में ये जो आयतें हैं ना, ये इनकी जगहों पर लिखी हुई मुझे मिले, ये उम्मीद कर सकती हूँ, थोप नहीं रही, बता रही। सही है, अभी इसको समझते हैं। सिर्फ ये आयत नंबर हर ये हेडिंग के साथ कोट करते जाएं, और अब आपका ये काम है कि आपने ये आयतें ढूंढकर इनकी जगहों पे लिखनी है। एक सेकंड बस। सही है, मैं शुरू से पढ़ के सुना रही हूँ, अपने पास नोट कर लें जहां जो मिस है। मैंने सबसे पहली हेडिंग दी है तकमील शरीयत, और इसका आयत नंबर सूरह काफिरून आयत नंबर 6, बल्कि मुकम्मल सूरत ही है। सही। दूसरा पॉइंट है मजहबी इख्तिलाफात का फैसला, सूरह तौबा आयत नंबर 33। जी, सूरह तौबा आयत नंबर 33। तीसरा पॉइंट है कुतुब साबका की गलतियों की इस्लाह, सूरह आला इमरान है आयत नंबर 85। चौथी हेडिंग है साबका कुतुब की हकानियत, सूरह शूरा आयत